मैं पार्लियामेंट्री की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। थोड़ा सा देर हुई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है आप सबसे। और हमारे मध्य आज हमारे प्रदेश के संगठन में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री एवं राज्यसभा में माननीय सांसद आदरणीय सिकंदर कुमार हमारे मध्य हैं। हमारे बीच में इस जिला के सामान्य अध्यक्ष बड़े भाई रतन सिंह पाल जी, वह भी इस बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ में रहेंगे। हमारे बीच में पूर्व में रहे इस अर्की कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक आदि गुरुराम शर्मा जी, वह भी इसमें बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। पूर्व में हमारे यहाँ से प्रत्याशी रहे भाई राजू जी और ठाकुर जी, वो भी है। बाकी मंडल अध्यक्ष हमारे बीच में राकेश ठाकुर जी, वह अन्य हमारे लोग यहाँ पर मोर्चों और प्रकोष्ठों की वह वरिष्ठ लोग यहाँ उपस्थित हैं। और मैं जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय सिकंदर जी के बीच में रहूँगा। मैं अब सीधा माननीय सिकंदर जी से कहूँगा कि वह प्रेस वार्ता शुरू करें। आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा जन समर्थन पूरे देश भर से मिल रहा है। उन्हीं लोकसभा चुनावों के निमित्त हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर और 6 विधानसभा पर चुनाव हो रहे हैं और ये मेरे लिए और हिमाचल वासियों के लिए हर्ष का विषय है कि 18 मई 2024 को 3 बजे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का हिमाचल को इस दिवस का प्रवास मिला है और इस प्रवास में वो 3 बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले 11 बजे वो चंबा में इस जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो 1 बजे कांगड़ा के रहन में और 3 बजे हमारे कुनिहार जिला सोलन में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और उसी जनसभा के निमित्त हम लोग पिछले 3-4 दिन से तैयारियों में लगे हुए हैं और मुझे यकीनी पूरा विश्वास है जो अर्की मंडल भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक नेतृत्व, जिसमें हमारे साथ रतन पाल जी भी बैठे हैं, हमारे साथ पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा जी बैठे हैं और हमारे साथ अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए श्री जिंगर ठाकुर जी और मंडल के अध्यक्ष श्री रितेश ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री वात्सरानी जी व सभी लोग, पूरी टीम मंडल की जिला सोलन की इस रैली, इस जनसभा को सफल बनाने के लिए लगी है। और जहाँ तक हमने टारगेट इस जनसभा का रखा है तो इस जनसभा का टारगेट हमने 15,000 तक रखा है। और पिछले कल भी हमने एक बैठक लिखी, जो लोग अलग अलग समितियों में इस बैठक की तैयारी हेतु लगे हैं और सभी का एक मत था, सभी एकजुटता के साथ ये आश्वासन सबने दिया है कि हम इस रैली में जो एक टारगेट संगठन ने हमें दिया है उसको हम पूर्ण करेंगे। इस बार लोकसभा के चुनावों में मित्रों, एक जो भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और दूसरी ओर जो इंडी गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी है, मुद्दा विहीन पार्टी बन गई है। और मैं तो ये कहूँगा इस पार्टी के पास न कोई ऐसा नेता बचा है, न इसकी कोई नीतियाँ पसंद कर रहा है, न इसकी नीयत पे कोई यकीन कर रहा है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे ऐसे लीडर्स हैं, मोदी जी तो विश्व भर में एक विश्व नेता के रूप में अब सरकार होने लगे हैं, लेकिन इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के पास, चाहे हम बात करें माननीय अमित शाह जी की, माननीय राजनाथ सिंह जी की, माननीय नितिन गडकरी जी की, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी की, जो पूरे देश में एक स्वीकार्य
उनकी सहकारिता बनी है। भारतीय जनता पार्टी जहां पिछला जो 10 साल का रिकॉर्ड है, पिछले 10 वर्ष में केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने क्या किया, उस मुद्दे पर चुनाव लड़े, वहीं कांग्रेस पार्टी आज जहां उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में रंग भेद नस्ल धर्म जाति के नाम पर समाज को बांट रही है, और कोई मुद्दा ऐसा नहीं है। 60 वर्ष तक इस पार्टी ने देश पर राज किया, लेकिन आज इनके पास बताने के लिए एक मुद्दा नहीं है कि हमने 60 वर्ष में इस देश के लिए ये किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कि जब नरेंद्र भाई मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी, तो उन्होंने कहा था कि 5 साल बाद मैं देश के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखूँगा, और 5 साल के बाद उन्होंने रिपोर्ट कार्ड देश के सामने रखा। आज 10 वर्ष उनको प्रधानमंत्री के रूप में हो जाएंगे इसी मई में, और अपना ट्रैक रिकॉर्ड उन्होंने रखा है, और इस ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लोकसभा के चुनाव और जो विधानसभा के चुनाव उनको लड़ रही है, और आने वाले 27 वर्षों में 2047 तक इस राष्ट्र को, इस भारत को कैसे हम विकसित बनाएंगे, वो भी विजन आप लोगों के सामने रखा है। मैं कुछ बातें जो विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, कुछ मुद्दे आपके सामने मैं जरूर लाना चाहूँगा। आज मित्रों, भारत को एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, वो मैं समझता हूँ 10 वर्ष 2014 से पहले भारत की इतनी अंतर्राष्ट्रीय किसी भी पटल पर इतनी पहचान नहीं थी। आज जब 7 टॉप इकोनॉमी की हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि 2014 से पहले हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी और आज 5वें नंबर पर है, और ये भी मोदी की गारंटी कि 2027 तक इसको हम विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। लेकिन ये 5वीं अर्थव्यवस्था जो बनी, 5वीं अर्थव्यवस्था जब बनी तो हमारे देशवासियों के संसाधन बढ़े, रिसोर्सेज बढ़े, देश में अलग अलग क्षेत्रों में विकास हुआ, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे खेलों का क्षेत्र हो, चाहे हम रोड कनेक्टिविटी की बात करें, रेल कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे और किसी क्षेत्र की बात करें। अभूतपूर्व, अविश्वसनीय और अकल्पनीय विकास इस देश में हुआ है। मैं बात कर रहा था कि अगर आज विश्व की 7 बड़ी इकोनॉमी की हम बात करें, विश्व की टॉप 7 इकोनॉमीज़ की, मैं डाटा भी आप लोगों के सामने लाया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक तथ्य के ऊपर जो बात होनी चाहिए। इकोनॉमीज़, ये वर्ल्ड का डाटा मैं आपके साझा करना चाहता हूँ। 7 टॉप इकोनॉमी, इसमें USA, चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया, UK, फ्रांस, इन 7 इकोनॉमीज़ की, ये इंडिया का डाटा नहीं है, इन 7 इकोनॉमी में देखें तो इंडिया की जो GDP है, ग्रोथ है, वो 7% से इंडिया ग्रो कर रहा है। और इन्फ्लेशन जिसकी बात विपक्ष बार बार करता है, उस इन्फ्लेशन की हम बात करें तो वो मॉडरेट इन्फ्लेशन इंडिया में पूरे इन 7 इकोनॉमी का कंपैरिजन करें 6.9%, और दूसरी जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं, चाहे USA है, चाइना, जापान, जर्मनी, आपका UK है, फ्रांस है, इनकी ग्रोथ रेट भी भारत से कई गुना कम है, और इन्फ्लेशन 8.4% से ऊपर है। और जहाँ तक मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन, उसकी बात करें तो कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन इन कंपैरिजन टू 7 इकोनॉमीज, जो 7 इकोनॉमीज में, इनसे हमारे देश में कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन 25% कम है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारे देश में 37% जो है वो कम है। कॉस्ट ऑफ एनर्जी की बात करें, जो बिजली की जो बात हम करें, तो वो भी हमारे देश में 21% जो है वो दूसरी इकोनॉमी से कम है। अगर हम इन्वेस्टमेंट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 वर्षों में 34% इन्वेस्टमेंट जो है वो देश में इंक्रीज हुआ है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ की बात करें, वो भी हमारा जो है वो लगभग 18% जो है वो बैंक क्रेडिट में हमारी इंक्रीज हुई है। आपका जो इन्फ्लेशन की मैं पिछले 10 वर्ष का कार्यकाल एक आपके सामने रखना चाहूँगा। कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, चाहे इंदिरा गवर्नमेंट थी, चाहे आपके
नरसिम्हा राव, इंदिरा जी और राजीव गांधी के टाइम की बात करूं, इन्फ्लेशन रेट मोस्ट टाइम की बात करना चाहता हूं, और जब अटल जी थे और मनमोहन सिंह जी थे और अपने जो मोदी जी हैं, उनके टाइम की इन्फ्लेशन की बात करूं, इंदिरा जी ने लगभग 15-16 साल इस वर्ष पे राज किया। एवरेज हम उसकी देखें तो 7.8% इन्फ्लेशन उनके कार्यकाल में रहा। आपके जो राजीव गांधी जी थे और नरसिम्हा राव जी, उनके टाइम में एवरेज इन्फ्लेशन 10.2% और 7.9% रहा। अगर हम अटल जी के कार्यकाल की बात करें, 6 साल के कार्यकाल की, उस समय जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो 5.4% रहा। और अब मोदी जी की और मनमोहन सिंह जी एक जाने माने अर्थशास्त्री थे, उनके समय में भी जो इन्फ्लेशन रहा वो 8.4% रहा। और मोदी जी के टाइम में जिसकी बड़ी ये चर्चा करते हैं महंगाई की, आज 4.9% जो है वो इन्फ्लेशन है। मित्रों, आज हर क्षेत्र में 10 पिछले वर्षों में एक ऐतिहासिक कार्य मोदी सरकार ने किया है। उसमें चाहे 500 वर्ष पुराना राम मंदिर निर्माण का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आ गया, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ये मोदी जी प्रधानमंत्री थे, अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो मुझे शंका थी कि ये राम मंदिर बनता। दूसरा 370, जिसके ऊपर हम नारा लगाते थे, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में रहे हैं, वो नारा लगाते थे कि इस देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, और इस देश में 1 विधान, 1 संविधान, 1 प्रधान किसी ने किया तो मोदी सरकार में अमित शाह जी ने जो संसद में पास करवाया, 35A को हटाया, ट्रिपल तलाक उसको ख़त्म किया। और मैं सरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डाटा आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब जनधन खाते खुले, जीरो बैलेंस पे खुले, तो और जो पी चिदम्बरम इनके फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, मेरे साथ राज्यसभा में वो सांसद हैं, उन्होंने भी कहा कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया में। आज मित्रों, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किसी देश में होता है तो हमारे देश भारत में होता है। और डिजिटल ट्रांजैक्शन की वजह से इस देश में जो 2013-14 में जो पॉवर्टी रेशो थी, जो गरीबी प्रतिशत परसेंटेज, 2013-14 में 29.17% लोग भारत में गरीब थे, और 2022-23 में 9 वर्षों के अंतरकाल में ये परसेंटेज 11.28% रह गए। और इसमें कितनी कमी आई 10 वर्ष में? 17.89%। और आज भारतीय जनता पार्टी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और जो डाटा इकोनॉमिक सर्वे उसको भी आप चेक कर सकते हैं, मैंने तो चेक करके बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं एकेडमिशियन, मैं आपको वो डाटा दे रहा हूँ, वो बेसिकली पॉलिटिशियन देते हैं। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चायल रोड, कोटला, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन शुरू हो चुकी है। आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं।